kinetics of particles for work and energy. ओके, इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, कोई भी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके ऊपर आप जितने भी आपके पास फोर्सेस लगी हुई हैं, अगर आप उसका सम लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इसके ऊपर कहीं मतलब डिफरेंट फोर्सेस लगी होंगी. अब आप उन सब फोर्सेस का जब सम लेंगे और उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा इस पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसकी इक्वल होगा. इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशंस टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल of work and energy, principles that help to solve problems involving force, velocity and displacement. ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस की इंटीग्रेशन करके प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी हम ला के या निकाल के उसको फर्दर यूज़ कर देते हैं फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में. वर्क ऑफ फोर्स क्या होता है फिर हमारे पास कि force exhibits work when it undergoes a displacement or it moves through some distance in the direction of the force. ठीक है, सिंपल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो देयर इज़ अ चेंज इन दिस इट्स डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें आपके पास चेंज आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है कि जो चेंज आ रहा होता है उसको आप फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको वर्क डन देगा कि इस बॉडी ने कितना वर्क डन किया है. ठीक है, वर्क डन को हम यू से डिनोट करते हैं एंड यू इज़ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स जो फोर्स आपने एक्सर्ट किया होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स की वजह से जो वो डिस्टेंस उसकी जो डिस्टेंस में चेंज आएगा, मसलन S1 या जो D1 उसका है कुछ होगा. ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका S2 आ जाएगा. ठीक है, तो S2 माइनस S1 आपके पास जो चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने के बाद ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी फोर्स के साथ, तो ये आपके पास वर्क डन बाय द बॉडी आ जाएगा. कि अब हमारे पास अगर फोर्स किसी एंगल के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास फोर्स जो वर्क डन होगा वो इक्वल्स होगा फोर्स कॉस थीटा इंटू डी. ठीक है, डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा जो एक्स कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट में आपके पास जो मोशन जो फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, और वो कंपोनेंट आप लेंगे फोर्स के साथ. ठीक है, और मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा. अच्छा, वेक्टर फॉर्म इसका जो है u इज इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस. वर्क ऑफ फोर्स, इफ द फोर्स इज वेरिएबल then the total work done is u is equal to integral of f dot ds. अच्छा, कुछ जगहों पे हमारे पास जो होगा फोर्स तो हमारे पास यानी कि वेरिएबल होगा. ठीक है, कुछ जगहों पे हमारे पास सेम होगा फोर्स, चेंज उसमें नहीं आएगा. लेकिन अगर हमारे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ उसमें चेंज आ रहा है, किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है कि मतलब कि स्टार्ट में उसके ऊपर फोर्स कम है फिर बाद में ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स वेरी हो रहा है. तो उस सिचुएशन में आपके पास आप इंटीग्रेशन लेंगे दैट फोर्स का एंड यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस. ठीक है, डी एस इज़ द चेंज इन द डिस्टेंस और इसकी जो यूनिट्स हैं, यूनिट विल बी एफ इज़ इक्वल टू न्यूटन. एफ यानी कि फोर्स का जो है आपके पास न्यूटन है, न्यूटन आपके पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है. तो इस हिसाब से आपके पास जो वर्क डन का यूनिट है वो आपके पास जूल है.
और जूल जो है वो आपके पास न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। ठीक है, न्यूटन आपके पास फोर्स का हो गया। सर जी सर। चलें ठीक है, ओके। इससे पहले जो हमने पढ़ा है कि वर्क ऑफ अ फोर्स जो है वो फोर्स एग्जिबिट्स वर्क व्हेन इट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट और इट मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि एक बॉडी है उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो उस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन में या उसकी जो डिस्टेंस है उसमें चेंज आ जाता है, तो उस चेंज को हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। ठीक है, अब फोर्स जो है वर्क डन को हम यू से डिनोट करते हैं और ये आपके पास इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, जब फोर्स आपके पास अगर किसी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एक्सिस में लग रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी एंगल में आपके पास लग रहा है तो उस सिचुएशन में आपके पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू कॉस थीटा। ठीक है, जो एंगल आप जिस एंगल पे आपके पास फोर्स लग रहा है कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट विद डी, जो डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर फॉर्म इसका जो है u इज इक्वल टू एफ डॉट प्रोडक्ट विद जो डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस आपने S1 या D1 सॉरी D2 माइनस D1 जो ऑब्जर्व डिस्टेंस है वो लेना होगा। ओके, वर्क ऑफ फोर्स जो है इफ द फोर्स इज अवेलेबल देन द वेरिएबल देन द टोटल वर्क डन इज u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी एस। अच्छा, जब फोर्स आपके पास चेंज हो रहा हो साथ साथ, ठीक है, उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, फोर्स जब आपके पास ये वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने फोर्स का इंटीग्रल लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है चेंज विद जो जो चेंज जिस डिस्टेंस में आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन आएगा इससे। अच्छा, इसकी जो यूनिट्स है वो आपके पास फोर्स का यूनिट सिंपल आपके पास न्यूटन है, न्यूटन आपके पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यू जो है वो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू जूल है। ठीक है, जो वर्क डन का यूनिट है वो आपके पास जूल है और जे से हम इसको डिनोट करते हैं और ये आपके पास इक्वल है न्यूटन मीटर के, यानी यू इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो एफ का यूनिट आपके पास न्यूटन है और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट आपके पास मीटर है, तो ये आपके पास एन एम न्यूटन मीटर बन गया और वो इक्वल हो गया आपके पास जूल। ठीक है, अच्छा, वर्क जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का जिक्र हम नहीं करते। ओके, यहाँ पे फर्दर हमारे पास है कि वर्क ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने किया कि अगर आपके पास वेरिएबल फोर्सेस हैं तो उसमें क्या होगा, अब ये आपके पास एक बता रहे हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स है और वो एक स्ट्रेट। जी सर वो दूसरा साइज स्लाइड भी शो कर दे, वो भी फिर से नहीं हो रहा। ये आ गया सर। अब आ रहा है, ये सर। चलिए ठीक। इफ द फोर्स एफ हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो फोर्स है उसका आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, एक्ट्स एट अ कांस्टेंट एंगल थीटा फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, then the component of f in the direction of displacement is always f cos theta। ये आपके पास एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, और S1 पे इसकी पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन ये आपके पास एक ख़ास एंगल के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब इस बॉडी ने जो ये जो बॉडी है इसकी जो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका जो 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 मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन इस लाइन में होगा फ्रॉम S1 टू S2। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस जो चेंज होगा वो आपके पास होगा S2 माइनस S1, तो इसका इससे आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और जो F होगा यानी फोर्स जो आप लेंगे वो लेंगे ये वाला कंपोनेंट F, जो एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में आपके पास मोशन हो रही है, ठीक है, तो वो कंपोनेंट आपने लेना होगा विद फोर्स जो आपके पास कांस्टेंट होगा, तो फोर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा जो भी आपके पास है 30 है 20 है 10 है, जो भी थीटा होगा उसके साथ आपने कॉस थीटा इंटू फोर्स वो आप लेंगे ये कंपोनेंट इंटू
जो डिस्टेंस चेंज होगा वो आपके पास, और डिस्टेंस आपके पास s2 माइनस s1 होगा. The work done by F when the particle is displaced from S1 to S2 is determined. यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन होगा, ठीक है, U from 1 to 2 will be equals to फोर्स. ये जो फोर्स है, C का मतलब है कि कांस्टेंट फोर्स cos थीटा. अच्छा, U ओके F cos थीटा और इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है. इंटीग्रल ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लेंगे तो अपर लिमिट में आपके पास s2 है, लोअर लिमिट में आपके पास ds का आपने इंटीग्रेशन लेना है, जो चेंज है, ठीक है. तो u फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल्स टू f cos fc cos थीटा s2 माइनस s1. तो आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन में अगर किसी एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें उसके लिए आपने ये इक्वेशन यूज़ करना होगा, जिससे आपके पास वर्क डन आ जाएगा. फोर्स कांस्टेंट है, कॉस थीटा, जो थीटा आपके पास लगा हुआ है वो कंपोनेंट लग जाएगा, और s2 माइनस s1 से आपके पास जो डिस्टेंस ऑब्जर्व हुआ है इस फोर्स की वजह से वो आ जाएगा आपके पास. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द एनर्जी. एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज, अब ये नज़र आ रहा है ये स्लाइड आपको? यस सर. ओके, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है. इन किसी भी बॉडी के कैपेसिटी को, जो मतलब कि वो कितना काम, हाउ मच ही इज, मतलब ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, तो वो आपको एनर्जी शो करेगा कि आपके पास इस बॉडी की या इस बॉडी में कितनी एनर्जी है, ठीक है. फिर उसके डिफरेंट टाइप्स हैं. इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन इन अल्टरिंग आइदर इट्स मोशन और इट्स वेलोसिटी, ठीक है. किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, या जो अगर एक बॉडी है आपके पास और वो मोशन में है, ठीक है, अब वो उस बॉडी में कितनी कैपेसिटी है कि वो इस बॉडी को अपने आप को मोशन में ही रखे, ठीक है. यानी कि उसको, एक बॉडी मोशन में होगी तो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस तो होगी ना. वो कब रुकेगी? वो उस रेजिस्टेंस की वजह से रुकेगी. नहीं तो अगर वो रेजिस्टेंस आप एलिमिनेट कर दें तो वो बॉडी हमेशा आपके पास मोशन में ही रहेगी, ठीक है. अब अगर बॉडी में आपके पास एनर्जी है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी है, तो वो अब ज़्यादा देर तक अपने आप को मोशन में रख पाएगी, ठीक है. अगर वो आपके पास एनर्जी उसमें कम है तो वो थोड़ी, मतलब कम डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट में आपके पास आ जाएगी. अच्छा, एनर्जी के फिर आपके पास टू टाइप्स हैं, ठीक है. वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी possesses by virtue of its motion. काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप किसी भी बॉडी के मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी उस बॉडी में, ठीक है. यानी कि जितने भी आपके पास मोशन आपकी बॉडी की ज़्यादा होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज होती जाएगी. अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपके पास हाउ फॉर और हाउ अबाउ द बॉडी इज अबाउ इट्स 0 पॉइंट, ठीक है. जब आपके पास कोई भी अर्थ से जितना ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है, कि ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से होती है या जो बॉडी के अंदर उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से होती है. तो ये डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर. एंड जो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास मोशन की वजह से होती है किसी भी बॉडी में. काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड by the amount of work which a body can perform against some resistance until it is brought to rest, ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह मेजर कर सकते हैं कि मेजर अमाउंट ऑफ वर्क. ये स्लाइड चेंज कर दे. क्या मसला है यार?
अभी हो गया सर। अब शो हो रहा है आपको? जी सर। चलें। Okay, kinetic energy is measured by the amount of work which a body can perform against some resistance until it is brought to rest. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप मेजर कर सकते हैं जब आपके पास एक बॉडी है वो मोशन में है। ठीक है, अब वो बॉडी कितनी देर तक अपने आप को मोशन में रख पाती है किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ठीक है, एक बॉडी है वो मोशन में है और उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी ऑफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो तो आपके पास उस रेजिस्टेंस की वजह से रेस्ट में आएगी। अब अगर बॉडी आपके पास ज़्यादा देर तक उस रेजिस्टेंस को विथस्टैंड कर सकती है, इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसमें। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास वर्क के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और वर्क आपके पास इक्वल्स हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फिर आपके पास इक्वल क्या हो गई कि फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर हम एफ की जगह पे हम लिखेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि आपके पास मोशन है और एक्सेलरेशन है, तो उस फोर्स की वजह से आपके पास क्या होती है कि एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फिर हम एक्सेलरेशन की जगह पे थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी में एट द एंड आपके पास जो बॉडी है वो रेस्ट में आएगी। ठीक है, या इनिशियल में आपके पास वो रेस्ट में होती है। ठीक है, तो उसको आप ज़ीरो लेंगे और वी स्क्वायर आपके पास फिर इक्वल हो जाएगा, यानी कि सॉरी ए आपके पास इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू एस। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस टू ए एस है, तो ए आपके पास एक साइड पे रह जाएगा और टू एस को हम डिवाइड कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी के ऊपर, तो आपके पास ए इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू एस। ठीक है, अब एस एस के साथ हम कैंसिल कर लेंगे, तो आपके पास रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वन बाई टू, ये वाला टू। ठीक है, एंड एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा। Okay, now potential energy. Potential energy is the energy that is stored in an object due to its position relative to some zero position. ठीक है, मैंने पहले आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आपको आपके पास किसी भी ख़ास या ज़ीरो पोजीशन से हाउ फार इट इज़। ठीक है, कि कितना अबव है ये अपनी ज़ीरो पोजीशन से या अर्थ से, तो वो जितना आप इसको अबव करते जाएंगे इसके इंटरनल अपने जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसमें स्टोर होती जाएगी, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज़ पोजीशनड एट अ हाइट अबव द जीरो हाइट। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके, ठीक है, अर्थ है, इससे आपने यहाँ पे एक ख़ास हाइट पे उसको रखा है। ठीक है, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, जब आप उसको रिलीज़ करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपने उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, आप उसको हटाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी ज़ीरो पोजीशन की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये जो है क्या कहते हैं कि जितना ये अबव होगा उस इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास ज़्यादा होगी। इट इज़ द सेम एज स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी यानी कि जिस तरह हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है, इलास्टिक एनर्जी, और जो स्टोर्ड एनर्जी है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे हाइट के ऊपर, ठीक है, तो वो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपके पास स्टोर होती जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग है, आप उसको मतलब स्ट्रेच करते जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच करते जाएंगे उसमें आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती जाएगी। फिर जो आप रिलीज़ करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होकर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी,
और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि आपके पास मोशन ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के, कि कौन कौन से टाइप्स है आपके पास। एक है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आरसी है आपके पास, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि कोई भी आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके जो स्ट्रेच जब आप करते हैं तो उसकी इलास्टिक लिमिट तक आप जब स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप करेंगे तो वो आपके पास उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अगर उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उस तक आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि इस जो मटेरियल है या जो रबर है आपके पास, उसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, ठीक है। फिर आप जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपके पास उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से, या जो फ्रॉम 0 पॉइंट से हाइट कितने हाउ फार इट इज़ अबाउ, एक में मुझे ज़रा एक सेकंड दे दें, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो आपके पास हाउ फार या हाउ अबाउ ऑब्जेक्ट इज़, ठीक है, अबाउट इट्स 0 पॉइंट। अभी इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बॉल है, ये अब एक ख़ास हाइट के ऊपर है, ठीक है। ये आपके पास 0 पॉइंट है, या जो अर्थ कंसिडर कर लें इसको, ठीक है। यहाँ पे इस पोजीशन में अभी जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास मैक्सिमम है इस बॉडी की, ठीक है। जब यहाँ पे यहाँ से हम इसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी अनटिल इट्स अप्रोचेस टू रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में जब हो जाएगी तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास उसके बाद है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है कि कोई भी आपके पास फ्यूल है, ठीक है, और वो आपके पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, उसमें आपके पास ख़ास एनर्जी होती है। हीट एनर्जी ले लें आपके पास के फॉसल फ्यूल हैं, वो आपके पास जब बर्न होते हैं तो उसमें आपके पास हीट एनर्जी होती है, और वो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से आपके पास वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे आप जो है मैकेनिकल एनर्जी ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि विच फ्यूल या कौन सा मटेरियल या ये जो फ्यूल है बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी केमिकल एनर्जी कितनी है, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। चले, ठीक है, ओके। इस में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी? इसके बाद हम इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं, तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसमें, वर्क ऑफ फोर्स इन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी टाइप्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स वर्क एंड एनर्जी, इसकी जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक दो प्रॉब्लम्स हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 10 kg ब्लॉक शोन इन फिगर। ये 10 kg ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, रेस्ट ऑन द स्मूथ इंक्लाइन, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें आपके पास एक
10 kg ब्लॉक जो है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ द स्प्रिंग इज़ ओरिजिनली स्ट्रेच्ड 0.5 मीटर, स्प्रिंग जो है यानी इस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है और इनिशियली ये आपके पास 0.5 मीटर स्ट्रेच हुआ होता है। ठीक है, इनिशियली आपके पास जब आपने मतलब फोर्स ये अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आपके पास ये बॉक्स जो है ये इस जगह पे होता है। इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वो ये होगी आपके पास, ठीक है। डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन पुशेस द ब्लॉक अप टू द प्लेन S इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। एक 10 kg ब्लॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन पे है। इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो आपके पास यहाँ पे है, कितनी है वो 0.5 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर इनिशियली ये स्ट्रेच होता है ये स्प्रिंग, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं 400 न्यूटन का, ठीक है, और वो आप हॉरिजेंटली अप्लाई करते हैं फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स 400 न्यूटन अप्लाई करते हैं, तो इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करके कितना उसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल हम इनिशियल से लेके फाइनल यहाँ तक वो टोटल हम 2 मीटर तक पुश कर देते हैं इस ब्लॉक को, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि टोटल वर्क फाइंड करना है इस जो क्रेट है या जो ब्लॉक है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने फोर्स अप्लाई कर लिया इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके अलावा इस ब्लॉक के ऊपर और भी फोर्सेस हैं, तो हम उस सब को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सब क्योंकि हमसे मांगा गया कि टोटल वर्क कितना हुआ है, तो हमने एंड में इस जो 400 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो चेंज इसमें आया है, इससे टोटल कितना वर्क हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले तो आपने एक इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रा करना है जिससे आपको पता चले कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, एक तो आपके पास ये P जो है वो हॉरिजेंटली लग रहा है, ठीक है। ये एक कितना है आपके पास P इज इक्वल टू 400 न्यूटन। उसके बाद इस डायरेक्शन में आपके पास Fs यानी जो स्प्रिंग फोर्स आपके पास लग रही है वो है, ठीक है। Fs जो है वो इस डायरेक्शन में आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और दूसरा आपके पास वेट की वजह से जो इसके ऊपर जो वेट है वो आपके पास क्या है 10 kg मास है आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 98.1 न्यूटन फोर्स। ये आपके पास कितना डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये हमेशा आपके पास बिल्कुल डाउनवर्ड लगता है जो वेट फोर्स है। और एक फोर्स आपके पास नॉर्मल फोर्स होता है जो हमेशा आपके पास प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। ये आपके पास एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपके पास 4 फोर्सेस हैं इसके ऊपर लग रही हैं। इसकी डायरेक्शंस को आपने नोट करना है कि किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये जो स्प्रिंग का जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ये इतना यहाँ पे स्ट्रेच था, हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमने इसको इस डायरेक्शन में मोशन किया। तो इसमें अभी क्या है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को वापस अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा आपके पास। अच्छा, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल फोर्स P को लेंगे कि हमारे पास हॉरिजेंटल फोर्स जो P की वजह से क्या इसमें चेंज आ रहा है इस सिंस दिस फोर्स इज कांस्टेंट द वर्क इज डिटरमाइंड यूजिंग यू पी, यानी कि जो फोर्स P की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो है आपके पास P इंटू एस, जो P इंटू एस, पी डिस्टेंस आपके पास और P जो आपके पास लग रहा है, ठीक है। द रिजल्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज द फोर्स टाइम्स द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अभी वर्क डन इज इक्वल टू 400 आपके पास P हो गया और इंटू 2 cos 30, ठीक है।
2 जो है वो तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन cos 30 क्या है? cos 30 क्योंकि ये आपके पास एक एंगल के ऊपर है, ठीक है, यानी ये फोर्स की एक एंगल के ऊपर लग रहा है ना, ये आपके पास प्लेन है, ठीक है, प्लेन जो इस जो ब्लॉक है इसकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस प्लेन के साथ आपका जो P है वो क्या 30 एंगल बना रहा है, ठीक है। जब 30 एंगल बनाएगा तो आपने cos 30 लेना है, जिस तरह हमने पहले भी आपने इससे पहले मैंने बताया कि जब कोई भी फोर्स आपको आपके पास किसी एंगल के ऊपर लग रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसको फोर्स को फिर आपने एफ कॉज थीटा लेना है। तो थीटा आपके पास इस सिचुएशन में आपके पास 30 है, ठीक है। तो 400 कॉज 30 इंटू 2, ये 2 आपके पास डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि जब ये फोर्स नहीं था तो ये ब्लॉक आपके पास इस पोजीशन में था, ठीक है, इनिशियली। फिर फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से ब्लॉक में मोशन आया और यहाँ तक इसने चेंज किया, जो डिस्टेंस है वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंज आई है आपके पास। अच्छा, वर्क डन जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से वो आपके पास आया 692.8 जॉल, ठीक है। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है कि फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है वो उसकी वजह से आपके पास एफ एस की वजह से कितना वर्क क्रिएट हो रहा है या कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इन द इनिशियल पोजीशन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड S1 is equal to 0.5 meter and in the final position it is stretched S2 is equal to 0.5 plus 2 is equal to 2.5, ठीक है। तो S1 आपके पास क्या है 0.5 और S2 जो है वो आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो ये टोटल जब दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2.5 होगा, लेकिन जो ऑब्जर्व डिस्टेंस है वो आपके पास 2 होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये डिस्टेंस सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वी रिक्वायर द वर्क टू बी नेगेटिव सिंस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। द वर्क ऑफ एफ एस इज 10। अच्छा, ये इसको हम क्या करेंगे, ये आपके पास नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और सॉरी फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है जो एफ एस है, और मोशन आपके पास इस डायरेक्शन में हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास नेगेटिव वर्क होगा। अच्छा, ये आपके अब वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल्स टू, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के, ठीक है। के जो है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आपके पास गिवन है यहाँ पे कि के इज इक्वल टू के ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और S2 स्क्वायर का मतलब ये है कि S2 आपके पास कितना है 2.5 है ना, 2 ये हो गया आपके पास और 0.5 ये हो गया, ये आपके पास S2 स्क्वायर हो गया माइनस हाफ के S1 स्क्वायर, S1 आपके पास 0.5 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस हाफ 30 आपके पास के है, के ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, and 2.5 is the S2, sorry, yes, the S2 is equals to S1 plus S2, ये आपके पास S2 आ जाएगा, S2 स्क्वायर 2.5, ठीक है, और उसके बाद है माइनस हाफ 30 S1 स्क्वायर, S1 आपके पास 0.5 है, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इससे जब कैलकुलेट करेंगे इससे आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा कि वर्क आ जाएगा कि स्प्रिंग की वजह से कितना वर्क आपके पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब है आपके पास कि वेट की वजह से आपके पास कितना वर्क हुआ है। तो सिंस द वर्क डन एक्स इन अपोजिट सेंस टू इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज नेगेटिव, वर्क भी आपके पास नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन आपके पास चूँकि यहाँ से चेंज हो रही है,
मोशन जो है आप बॉडी का वो इस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स जो है वेट है वो आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है। तो डाउनवर्ड जब आपके पास फोर्स लगेगा तो वो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यू जो है आपके पास वर्क डन बाय वेट जो है वो आपके पास क्या होगा, ये आप लेंगे -98.1, ठीक है। -98.1 आपके पास क्या आया, देखिए माइनस तो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से आया, ठीक है, डाउनवर्ड। 98.1 इंटू साइन 30, ठीक है। साइन 30 क्यों, क्योंकि देखें फोर्स आपके पास, एक मिनट, अच्छा इसमें देख लें आप ज़रा, इसको ज़रा समझें कि फोर्स आपके पास डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन ये एक ख़ास एंगल के ऊपर लग रहा है, क्योंकि आपके पास जो प्लेन है वो 30 एंगल के ऊपर है, ठीक है, 30 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो ये जो फोर्स जब आप वर्टिकली जो प्लेन है उसके साथ भी ये आपके पास 30 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेट है इस ब्लॉक के ऊपर 30 एंगल के मतलब 30 एंगल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि इसका हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है और हमने हॉरिजॉन्टल या जो पैरेलल कंपोनेंट विद द प्लेन है वो हमने लेना होता है, ठीक है, फोर्स के साथ। तो पैरेलल कंपोनेंट आपके पास कौन सा है, ये यहाँ पे देखें, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये आपके पास थीटा है, तो थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट आपके पास साइन कंपोनेंट होता है थीटा के सामने। तो हम यहाँ पे 98.1 साइन 30 ये लेंगे, ठीक है, साइन 30 हमने लिया। और जो डिस्टेंस हमने हमारे पास जो कवर हुआ है वो आपके पास क्या है कि 2 मीटर है। तो इससे आपके पास आ जाएगा कि वर्क डन बाय वेट इज इक्वल्स टू -98.1 जूल, ठीक है, ये आपके पास वर्क डन से आ जाएगा। अच्छा, जो नॉर्मल फोर्स आपके पास लग रहा है, दिस फोर्स डज नॉट वर्क सिंस इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। आप लोग अगर देख लें इसमें, ये ब्लॉक आपके पास इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और नॉर्मल फोर्सेस के ऊपर लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स तो कोई भी चेंज नहीं ला रहा ना, इस डायरेक्शन में तो आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो ये आपके पास कोई भी वर्क नहीं होगा। अगर आपके पास फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा उसकी डिस्प्लेसमेंट में, तो आपके पास वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होगा। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से आपके पास वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क डन जो आपके पास है दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हेन द ब्लॉक इज displaced 2 meter is therefore total work done is equals to 692.8 जूल माइनस 90 जूल। माइनस 90 जूल आपके पास स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स है, एफ एस की वजह से जो फोर्स वर्क डन हुआ है, और वेट की वजह से आपके पास -98.1 जूल, ठीक है। ये जब टोटल आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस ब्लॉक में आपके पास टोटल वर्क डन होगा वो 505 जूल होगा, ठीक है। यानी कि एक ब्लॉक है जो आपके पास हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, हॉरिजेंटली वो 30 एंगल बना रहा है प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन के साथ, ठीक है। ये जो प्लेन है इनिशियली वो आपके पास 0.5 मीटर पर है, ठीक है, और 400 न्यूटन फोर्स जब उसने हॉरिजेंटली उसके ऊपर अप्लाई होगा उसकी वजह से आपके पास इसमें चेंज आया कितना, 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर का आया। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है या जो टोटल स्प्रिंग में स्ट्रेच हुआ है वो आपके पास 2.5 हुआ, ठीक है। तो उससे आपने क्या करना है कि पहले तो आपने पी का फाइंड कर देना है कि पी की वजह से कितना वर्क डन हुआ है। वो सिंपल आप क्या करेंगे कि पी इंटू कॉज 30 इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है, इसकी वजह से ये चेंज ये आया है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वजह से आपके पास पी की वजह से जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा। फिर आपने क्या करना होगा कि जो स्प्रिंग की वजह से है, एफ एस की वजह से जो आपके पास वर्क डन हुआ है उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है कि हाफ के एस टू
स्क्वायर माइनस हाफ के S1 स्क्वायर, ठीक है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास -90 जूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है कि वेट की वजह से आपके पास कितना वर्क डन हुआ है, तो वो भी आपने सिंपली क्या करना है कि वेट आपके पास एक फोर्स है जो है 98.1 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, और ये आपके पास एक एंगल के ऊपर लग रहा है, वो आपके पास 30 डिग्रीज है। और इसका जो कंपोनेंट हम लेंगे वो sin 30 लेंगे, क्योंकि हम पैरेलल लेते हैं हमेशा जो प्लेन मोशन के पैरेलल जो कंपोनेंट होता है वो हम लेंगे। और इस सिचुएशन में आपके पास मोशन इस प्लेन के पैरेलल आपके पास साइन कंपोनेंट है, यानी sin 30 है, ठीक है। तो हम 98.1 sin 30 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास 98.1 जूल आ जाएगा, और वो आपके पास नेगेटिव में होगा, क्योंकि मोशन इस बॉडी की आपके पास इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स आपके पास डाउनवर्ड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये आपके पास नेगेटिव वर्क है। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो वर्क डन है हमारे पास इस ब्लॉक में वो है आपके पास 505 जूल, ठीक है। इसका इस प्रॉब्लम से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सिर्फ हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है वो नहीं लेना होता, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती हैं, उसकी डायरेक्शंस को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है कि वो आपके पास किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव फोर्स लगेगी तो आपने उसको भी ऐड करना होता है, जो ऑटोमेटिकली जो इफ़ेक्ट करता है आपके वर्क डन को, ठीक है। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर ये स्प्रिंग आप यहाँ से हटा दें, ठीक है, ये बॉडी आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है और आप 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो जो नेगेटिव फोर्स यहाँ पे जो स्प्रिंग लगाएगा वो तो इस सिचुएशन में फिर नहीं होगा ना। तो ये अब यहाँ पे 2 मीटर फोर्स डिस्टेंस इसने कवर किए, तो ये आपके पास हो सकता है कि 3 मीटर कर ले डिस्टेंस, ठीक है, या 4 न्यूटन आपके पास डिस्टेंस कवर कर ले। तो वो जो नेगेटिव फोर्स जो एस जो है वो नहीं लग रहा होगा, उसकी वजह से आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके पास फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब ये नेगेटिव वर्क जो है वो उसकी वजह से आपके पास जो है वो टोटल वर्क कम हुआ है, ठीक है। यानी फर्स्ट आपके पास 690 है, उससे ये कम होते होते आपके पास 505 जूल टोटल वर्क डन हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, और इसमें क्या है कि द 3500 पाउंड ऑटोमोबाइल shown in figure travels down the 10-degree incline road at a speed of 20 feet per second. If the driver jams on the brakes, causing his wheel to lock, determine how far as the tires skid on the road. The coefficient of kinetic friction between the wheels and the road is mu k is equal to 0.5, ठीक है। अच्छा, एक व्हीकल है और उसका जो मास है वो आपके पास 3500 पाउंड है, ठीक है। और ये जो है वो ट्रेवल कर रहा है 10 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। इसकी जो स्पीड है वो आपके पास 20 फीट पर सेकंड है, और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास है म्यू के, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो ये आपके पास म्यू के है। चलिए इसको फर्दर करते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी सिंस इट इन्वॉल्व्स फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो 3500 पाउंड, एक फोर्स आपके पास एफ ए है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एन ए है, यानी नॉर्मल फोर्स आपके पास लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलरली एन ए लगा हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे कि एन ए आपके पास कितना है। तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन पहले हम करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं।
वाई डायरेक्शन में ये एन ए आपके पास पॉजिटिव है, अपवर्ड आपने पॉजिटिव अगर लिए तो एन ए आपके पास पॉजिटिव है, तो एन ए -35 cos 10, ठीक है। ये जो 3500 पाउंड आपके पास लग रहा है, ये बिल्कुल एक डाउनवर्ड लगेगा। तो ये एंगल बना, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, तो ये इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड वो भी आपके पास 10 डिग्री बनाएगा इस फोर्स के साथ। तो वो आपने क्या करना होगा कि इसका कॉज आपने फोर्स के साथ आपने क्या लेना है कि 3500 कॉज 10 डिग्री, ठीक है, और इट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है सॉरी जो इस वाई डायरेक्शन में आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो आपके पास ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स डायरेक्शन में आपके पास मोशन हो रही है और वाई डायरेक्शन में आपके पास गाड़ी जो है वो कोई मोशन नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये इसकी कैलकुलेशन इसमें से आपने क्या करना है कि ये इस साइड पे करके कैलकुलेट करेंगे तो एन ए आपके पास 3446.8 पाउंड आ जाएगा। ये जो एन ए है वो आपके पास क्या करें, वो 3446 आ गया। अब एफ ए हमने फाइंड करना है कि एफ ए आपके पास कितना है। तो एफ ए क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स है आपके पास। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के एन, ठीक है। एन आपके पास नॉर्मल फोर्स है और म्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो वो आपके पास एन को, एन जो नॉर्मल फोर्स है उसको आप म्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो म्यू के मल्टीप्लाई विद एन ए, एन ए आपके पास ये आया 0.5 इंटू 3446.8 पाउंड, ठीक है। तो इससे आपके पास 1723.4 पाउंड, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया, एन ए भी फाइंड हो गया, फ्रिक्शन फोर्स आपके पास फाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी यूज़ करके इसका जो टोटल वर्क है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि यहाँ से आपके पास बॉडी जो व्हीकल है अगर वो मोशन में है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो एट द एंड तो वो आपके पास क्या होगा कि रेस्ट में आएगा ना। जब रेस्ट में आएगा तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ एम वी जो मास जो है वो आपके पास यहाँ पे आपके पास फोर्स गिवन है 3500 पाउंड। इसको आप जब 32.2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मास हो जाएगा ऑफ दिस व्हीकल, ठीक है। इस व्हीकल का जो आपके पास मास हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी आपको गिवन है 20 फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो हाफ ये आपके पास एम हो जाएगा और ये आपके पास वी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है कि वर्क डन है, वर्क डन यहाँ पे कितना है आपके पास, दैट इज़ 3500 इंटू एस साइन 10, ठीक है। अब डिस्टेंस का हमें पता नहीं है, ठीक है। फोर्स को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन 10 के साथ, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास नोन नहीं है। हम इसको मल्टीप्लाई जब इसके साथ कर देंगे तो हमारे पास तो वर्क डन फाइंड हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास डिस्टेंस का पता नहीं है कि आपके पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो उसको हम अपनी जगह पे लिख लेंगे माइनस इस यहाँ पे आपके पास जो है 1723.4 इंटू एस, ठीक है। यानी कि इस फोर्स की वजह से, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से आपके पास कितना वर्क हुआ है, दैट इज़ एस साइन 10 डिग्री, ठीक है। साइन 10 डिग्री इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम जब फोर्स के साथ पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो हम लेंगे।
इस सिचुएशन में आपके पास ट्रेवल इस डायरेक्शन में अगर गाड़ी कर रहा है और फोर्स यहाँ पे आपके पास ये लग रहा है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास साइन थीटा है, ठीक है, क्योंकि थीटा के अपोजिट जो आपके पास एंगल होता है दैट इज़ साइन थीटा, और उसका जो बेस होता है वो आपके पास कॉस थीटा होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास साइन थीटा है, हम एस साइन थीटा लेंगे माइनस, और इस फोर्स ये तो आपके पास बिल्कुल पैरेलल है तो इसमें आपके पास कोई एंगल नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपके पास एस है, और इसको हमने माइनस इसलिए लिया हुआ है क्योंकि फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, और व्हीकल आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास मोशन हो रही है, जिसे हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है कि आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। 3500 डिवाइड बाई 32.2 मल्टीप्लाई बाई 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो उससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उसको प्लस करना होगा आपने, इसके साथ साइन 10 आप लेंगे, ठीक है, साइन 10 को आप 3500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास चूँकि एस ये भी है और ये एस आपके पास ये भी है, तो इसके साथ जो आपके पास आंसर आया होगा उससे आपने 1723.4 को माइनस कर देना है, तो आपके पास एक इक्वेशन या एक ख़ास वैल्यू आ जाएगी और उसके साथ एस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इस टर्म को क्या करना है कि इस साइड पे कर देना है, टोटल इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये आपके पास चूँकि नेगेटिव होगा तो इस साइड पे आप शिफ्ट करेंगे, तो वो सिंपली आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर के साथ आपके पास आ जाएगा, जो टोटल एस है वो आपके पास 19.5 फीट आ जाएगा। इससे ये 20 फीट पर सेकंड से वेलोसिटी के साथ अगर कोई व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स है 35 पाउंड फोर्स आप अप्लाई करते हैं ताकि वो उसके जो व्हील्स हैं वो आपके पास बिल्कुल जैम हो जाएं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन दी व्हील्स एंड द रोड, वो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आपके पास 0.5 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो होगा आपके पास 19.5, ठीक है। तो जो ही आपके पास अगर ये आप इंक्रीज़ करते हैं या काइनेटिक जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चेंज करते हैं, या जो इसका जो फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है वो चेंज करते हैं, तो इसके डिस्टेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो आपके पास कम या ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फोर्सेस को फाइंड आउट करना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। काइनेटिक प्रिंसिपल वर्क एंड एनर्जी इक्वेशन या जो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पहले आपने सारी फोर्सेस को फाइंड आउट करना होता है कि किस डायरेक्शन में कितनी कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, और उसकी जो एंगल्स है उसका आपने एहतियात करना होता है कि उसको कंसिडर करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर आप उसको गलत लेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ है उसको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और पैरेलल जो है इसके वो आपके पास साइन थीटा है, अगर आपने वो कॉस थीटा ले लिया तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला कंपोनेंट लिया, तो ये आपके पास आंसर यहाँ पे गलत आएगा, ठीक है। तो इस तरह, और अगर इस डायरेक्शन में आपके पास कोई मसलन कि ये फोर्स है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है और इस डायरेक्शन में आपके पास अभी एक फोर्स हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये तो इसके पैरेलल है, अगर इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये आप इस फोर्स के साथ फिर आप एफ कॉस थीटा लेंगे, क्योंकि आपने पैरेलल जो फोर्स होगा वो लेना है प्लेन के, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर।